हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 8 के विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय का दूसरा पार्ट को स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हमने मित्रवत सूक्ष्मजीव के बारे में पूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.4 हानिकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग को संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। अर्थात ऐसे रोग जो व्यक्ति से व्यक्ति तक वायु, जल, भोजन आदि के द्वारा फैलते हैं, उसे हम संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम में पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस अर्थात विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भूजो कहता है, तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? पहली बोलती है, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाई रखी जाए। अर्थात हम अगर अपने मुंह पर रुमाल रख कर अगर छींकते हैं तो इससे दूसरों तक हमारे शरीर के अंदर का विषाणु या वायरस नहीं फैलता है, और संक्रमित व्यक्ति से हम जितना दूर रहेंगे उतना ही हम अपने आप को बचा पाएंगे। आगे है, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। रोगवाहक उन कीटाणुओं या सूक्ष्मजीवों को कहते हैं जो एक रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? यह मादा एनोफिलीज मच्छर का चित्र दिया हुआ है। पहली कथी है, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आप आसपास पानी एकत्रित न होने दें? तो सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है, सारणी 2.1। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला सामान्य रोग। मानव रोग है क्षय रोग। रोगकारक सूक्ष्मजीव है इसका जीवाणु। संचरण का तरीका है वायु, और बचाव के उपाय हैं रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। ये उपाय इन सभी मानव रोगों से बचने के लिए दिया गया है। दूसरा यहाँ पर खसरा, जिसे हम मिसल्स कहते हैं इंग्लिश में। खसरा रोगकारक सूक्ष्मजीव है वायरस। संचरण का तरीका है वायु, बचने के यही उपाय है। चिकन पॉक्स का रोगकारक सूक्ष्मजीव है वायरस, और संचरण का तरीका है वायु या सीधे संपर्क के द्वारा यह फैलता है। फिर है पोलियो का सूक्ष्मजीव है वायरस, और यह वायु और जल के द्वारा फैलता है। फिर है हैजा फैलता है जीवाणु से। टाइफाइड फैलता है जीवाणु से। इसके हैजा के संचरण का तरीका है जल और भोजन, और टाइफाइड का संचरण का तरीका है जल।
इसके बचने के क्या उपाय हैं? इसके बचने के उपाय हैं व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली-भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण का लगाना है। ये सभी करने से हम हैजा और टाइफाइड से बच सकते हैं। फिर है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा फैलता है और जल के द्वारा यह एक जल के द्वारा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। इसमें हम उपाय कर सकते हैं उबले हुए पेयजल का प्रयोग और टीकाकरण। मलेरिया। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाने का काम करता है मच्छर। उपाय क्या है बचने के? मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना, यही इसका उपाय है। आगे है मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय, तालिका 2.1 में जो कि हम पढ़ चुके हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। यहाँ पर है एक रॉबर्ट कोच नाम के व्यक्ति। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग का कारक कौन है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसका खोज रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में किया था। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यहाँ पर है सारणी 2.2 सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग। पादप रोग है नींबू कैकर। नींबू कैकर होता है सूक्ष्मजीव जीवाणु द्वारा और संचरण का तरीका है वायु। पादप रोग है गेहूं की रस्ट, यह होता है कवक द्वारा और संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। फिर है भिंडी की पीत। भिंडी की पीत के सूक्ष्मजीव है वायरस और यह संचरण का तरीका है इसका कीट इसे फैलाते हैं। आगे है खाद्य विषाक्तन, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। बुजुर्ग के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन अर्थात उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। 2.5 में है खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? जी हाँ, भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। रासायनिक उपाय। तो बचाने के रासायनिक उपाय में हम जानेंगे। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। किस चीज़ का? तो नमक और तेल का। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो नमक और तेल क्या है? परिरक्षक। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। कौन कौन है? तो सोडियम बेंजोएट
तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो जब भी हम अचार बनाते हैं तो हम देखते हैं कि नमक लगाकर उसे कुछ देर धूप में रखा जाता है। तो नमक एक अच्छा परिरक्षक है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं को की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। बुझो कहता है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पौष्टिरीकृत है। पौष्टिरीकरण क्या है? यहाँ हम पौष्टिरीकरण के बारे में जानेंगे। पौष्टिरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। अर्थात पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं दूध को, उसके बाद एकाएक ठंडा करते हैं और उसका भंडारण मतलब उसे हम पैक कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पौष्टिरीकरण कहते हैं। तो पौष्टिरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पौष्टिरीकरण रखा गया। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। आजकल अधिकांश वस्तुएं जो है वो वायुरोधी सील किए हुए पैकेट में ही आते हैं, जिसका हम अधिकांश सेवन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों अर्थात दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविक जीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं यही है। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। इसके बाद है, जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। चित्र 2.10 में हम इसके बारे में देखेंगे। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यहाँ पर हम नाइट्रोजन चक्र को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं, पौधों द्वारा अवशोषण होता है, फिर जंतुओं द्वारा पौधों को खाना मतलब जंतु पौधे को खा जाते हैं।
उसके बाद क्या होता है, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर से मिट्टी में मिल जाता है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों व गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन यहाँ से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चला जाता है। उसके बाद तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिर से मिट्टी में हो जाता है, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। इसके बाद फिर से जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन करना होता है। उसके बाद फिर से यह मिट्टी में मिल जाता है, नाइट्रोजन को मिला देता है। यही है नाइट्रोजन चक्र। इस तरह से हमारा पाठ खत्म हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में अध्याय 3 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।